जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा होगा, आज हम बात करने जा रहे हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की इन एसी सर्किट। हालांकि आपने मतलब बहुतों ने डीसी सर्किट में और एसी सर्किट में भी इसको पढ़ा ही होगा। क्लियर? ठीक है, ये बेसिकली एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से टॉपिक है नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस सब्जेक्ट का। तो आज हम देखेंगे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं। लेकिन उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता कैसे है, क्या उसके पीछे का रीजन है, और जो थ्योरी पार्ट होती है, जो कंसेप्चुअल अप्रोच है जिससे थ्योरी जनरेट होता है, वो क्या निकल के आता है। तो उसके लिए आप सिंपल ये समझिए, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो कैसे रहा है, कहाँ हो रहा है। ये आपका एक लीनियर सर्किट है। क्लियर? ये एक लीनियर नेटवर्क है और यहाँ पे आपका लोड कनेक्टेड है। ये एक लोड हो गया, ये मान लिया मैंने, ये एक आरएल लोड है। जनरली अगर आप देखोगे ना, अगर मैं हाई पावर की बात करूं तो जनरली जो लोड होते हैं वो इंडक्टिव लोड होते हैं, जैसे मोटर हो गया। क्लियर? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओगे, टीवी हो गए, एंटीनाज हो गए, जहाँ पे हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की ज़रूरत होती है, जिससे हम सिग्नल को नॉइज फ्री पा सकें, कोई इंटरफेरेंस क्रिएट ना हो। क्लियर? तो यहाँ पे हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा जनरली जो लोड है वो एक इम्पिडेंस लोड है, जो जेडएल है। जेडएल की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो जेडएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरएल प्लस जे एक्सएल के बराबर, यानी कि नोड ए और नोड बी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि नोड ए और बी के अक्रॉस जो आपका लीनियर नेटवर्क है, इसको समझने के लिए, ताकि सर्किट को आसान बना के हम इसको आसानी से सॉल्व कर सके, आप इस लीनियर नेटवर्क को थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करके एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे इसको एक थेवेनिन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। क्लियर? इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को, जो भी आपका कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होगा, उसको मैंने सिंपली एक थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस से रिप्लेस कर दिया, जहाँ पे ये मैं मान के चल रहा हूँ कि इसका जो इंपीडेंस है वो जेटीएच के बराबर आ रहा है। जेटीएच यानी आरटीएच प्लस जेएक्सटीएच। क्लियर? आरटीएच प्लस जेएक्सटीएच, ये इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस आ गया। क्लियर? ये टर्मिनल ए, टर्मिनल बी। क्लियर? मैंने इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के साथ रिप्लेसमेंट कर दिया। फिर से आपका यहाँ पे लोड आ जाएगा। ठीक है, ये आपका लोड होगा आरएल एंड जेएक्सएल। यानी कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि आपका जो ये लोड है, लोड यहाँ पे वेरिएबल है। क्लियर? लोड वेरिएबल है। लोड वेरिएबल होने का मतलब ये हो गया कि आरएल एज वेल एज जेएक्सएल दोनों आपके वेरिएबल है और आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होके इस लोड पे पहुंच रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे हम ये सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए वही मैक्सिमम मिनिमा का जो कांस्टेंट आप डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ते हैं वही हमें करना है। तो ये मैंने माना कि ये करंट आई फ्लो हो रहा है, इसमें आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। आई की वैल्यू आपकी आ जाएगी वीटीएच अपॉन जेटीएच प्लस जेडएल के बराबर। यहाँ पे जेटीएच की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है आरटीएच प्लस जेएक्सटीएच है। क्लियर? और आपकी जेडएल की वैल्यू आरएल प्लस जेएक्सएल। ठीक है, वैल्यू पुट कर दें तो आई की वैल्यू आ जाएगी आपकी वीटीएच अपॉन, रियल पार्ट को एक साथ ले लिया मैंने और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ले लिया, तो आरटीएच प्लस आरएल प्लस जेएक्सटीएच प्लस एक्सएल के बराबर। ये आप केवीएल अप्लाई करके करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये मुझे करंट मिल गया। अगर मैं करंट की मैग्नीट्यूड निकालूं तो आई यानी मॉड ऑफ आई की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, मॉड ऑफ वीटीएच, सिंपल वीटीएच हो गया, अपॉन अंडर रूट आरटीएच प्लस आरएल का होल स्क्वायर प्लस एक्सटीएच प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से ही मतलब है, हमें पावर निकालना है तो हमें किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब है। और पावर का मतलब यहाँ पे यही होता है कि आप जो पावर ट्रांसफर या पावर की बात करते हैं ना, वो हमेशा एक्टिव पावर की बात करते हैं, जो पावर का एक्चुअल यूटिलाइजेशन आपका हो रहा है। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे पावर की बात करूँ, पी की पावर, पी यानी लोड का जो पावर आपको मिल रहा है, लोड में रजिस्टिव नेचर किसका है, केवल आरएल का। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एक्टिव पावर होगा वो क्या होगा, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आरएल के बराबर, न कि P इक्वल टू आई स्क्वायर जेडएल। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये गलत। आपका जो एक्टिव पावर होगा वो केवल और केवल रजिस्टिव नेचर ही शो करता है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, P इक्वल टू आई स्क्वायर आरएल के बराबर होगी। P की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो वीटीएच स्क्वायर इंटू आरटीएच
अपॉन इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा RTH प्लस RL का होल स्क्वायर प्लस XTH प्लस XL का होल स्क्वायर। ये आपको मिल गया टर्म। ठीक है, अब ये आपका एक फंक्शन हो गया। यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है आपको जहन में क्या रखना है कि आपके वेरिएबल्स क्या हैं। तो वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो वेरिएबल्स हैं RL और XL। आपके जो वेरिएबल है लोड वेरिएबल है, लोड वेरिएबल होने का मतलब क्या हो गया RL एज वेल XL दोनों आपका वेरिएबल है, क्योंकि एक आपका प्योर रियल टर्म है और एक आपका इमेजिनरी टर्म। तो ये दोनों आपके क्या हो गए वेरिएबल हो गए। यानी अगर आप डिफरेंशिएशन यानी मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो आप निकालेंगे डेल पी अपॉन डेल RL पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू RL एंड डेल पी अपॉन डेल XL निकालेंगे। ये दो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इसको क्या करेंगे इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये चीज आपने करना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ये चीज आप तो कर ही सकते हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले जो फॉर्मूला लगता है उस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूँ। चेंज क्या कर रहा हूँ ये देखो, ये आपका RL होगा, सॉरी I स्क्वायर RL है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। VTH स्क्वायर RL को मैं डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ RTH प्लस RL का होल स्क्वायर अपॉन RL प्लस XTH प्लस XL का होल स्क्वायर अपॉन RL। कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस फर्क क्या पड़ रहा है, अगर आप इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के टर्म में देखेंगे तो न्यूमरेटर का जो फंक्शन होगा वो कांस्टेंट हो जाए और डिनोमिनेटर में आपका RL और XL का फंक्शन आ जाएगा सीधे सीधे। तो आपका न्यूमरेटर जब कांस्टेंट हो गया तो न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं है। आपके वेरिएबल्स कहाँ है, केवल और केवल डिनोमिनेटर में है। तो आप क्यों ना डिनोमिनेटर का ही पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लो। तो डिनोमिनेटर आपका क्या है RTH प्लस RL का होल स्क्वायर अपॉन RL प्लस XTH प्लस XL का होल स्क्वायर अपॉन RL। ये आपका डिनोमिनेटर है। जब न्यूमरेटर कांस्टेंट फंक्शन है, डिनोमिनेटर में ही आपका फंक्शन RL और XL का है, तो आप डिनोमिनेटर को ही डिफरेंशिएट कर लीजिए और उसकी वैल्यू को 0 कर दीजिए, तो आपको मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। आप अगर इसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे, क्योंकि देखो ये जो फंक्शन है डिनोमिनेटर का फंक्शन अगर मिनिमम मिलेगा आपको तो ऑब्वियस सी बात है पी मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर? ये तो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का डबल डेरिवेटिव निकालने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो देखो पॉजिटिव ही आएगा, आपको मिनिमा ही मिलेगा। तो आप चाहो तो निकाल सकते हो, अदरवाइज निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करें। चलो तो हम करते हैं पहला टर्म XL के टर्म यानी डेल डी आर अपॉन डेल XL। क्लियर? चूंकि ये कांस्टेंट टर्म है, अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन केवल XL के वेरिएबल के टर्म में कर रहा हूँ, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 0 प्लस 1 बाई RL डेल बाई डेल XL इंटू XTH प्लस XL का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 बाई RL 2 इंटू XTH प्लस XL इंटू 1। क्लियर? इसको क्या करोगे आप 0 कर दोगे। ये मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, आप भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये आपका 0 हो गया। RL तो आपका 0 हो नहीं सकता। 0 क्या होगा XTH प्लस XL की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0 के बराबर होगी। यानी यहां से आपका जो वैल्यू होगा 0 के बराबर ही होगा। यहां से क्या निकल के आया, आपका जो XL का वैल्यू आया वो माइनस ऑफ XTH के बराबर आ गया। क्लियर? तो आपने क्या देखा यहाँ पे, आपको जो पहला कंडीशन निकल के आ रहा है पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होने के लिए XL की वैल्यू माइनस ऑफ XTH के बराबर आती है। अगर आप चाहो तो डबल डेरिवेटिव कर सकते हो। डबल डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा ये, अगर मैं यहाँ पे dr2 अपॉन dxl2 करूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन में, क्या आ जाएगा ये सिंपली 2 बाई RL के बराबर। तो ये क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया डिनोमिनेटर मिनिमम यानी P की वैल्यू मैक्सिमम। क्लियर? तो ये करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो करो, आप चाहो तो ना करो, अदरवाइज इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। वो आपको मैक्सिमम ही मिलेगा P की वैल्यू, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका मिनिमम मिलना है। ये हो गया XL इक्वल टू माइनस XTH। अब हम दूसरा कंडीशन क्या लेंगे, दूसरा हम लेंगे डेल डी आर अपॉन डेल आर।
क्लियर। डेल डी आर अपॉन डेल आर एल करें तो ये क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल आर एल, यहाँ पे क्या है आपका आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर अपॉन आर एल प्लस, इसको एडिटिंग जान देते हैं, प्लस डेल बाई डेल आर एल 1 बाई मतलब एस टी एच प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर अपॉन आर एल। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, डेल बाई डेल आर एल, आप आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर पूरा खोल दो तो ये आ जाएगा आपका आर टी एच स्क्वायर प्लस आर एल स्क्वायर प्लस 2 आर टी एच आर एल के बराबर अपॉन आर एल। क्लियर, प्लस यहाँ पे एक्स टी एच प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका कॉमन हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या निकल के आएगा, डेल अपॉन डेल आर एल इंटू मतलब 1 बाई आर एल। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ से क्या मिलना है, ये आ जाएगा आपका डेल अपॉन डेल आर एल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आर टी एच स्क्वायर अपॉन आर एल प्लस आर एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर टी एच, मैंने आर एल से डिवाइड कर दिया, इसकी वैल्यू आ जाएगी एस टी एच प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर और इसका आ जाएगा -1 बाई आर एल स्क्वायर। ठीक है, आप अब डिफरेंशिएशन कर सकते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई आर एल, आर टी एच स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 बाई आर एल का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा -1 बाई आर एल स्क्वायर प्लस आर एल का डिफरेंशिएशन 1, 2 आर टी एच कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, तो ये क्या आ गया आपका -1 बाई आर एल स्क्वायर इंटू एस टी एच प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करें, अब ये क्या हो गया 0 के बराबर हो गया। जब ये 0 के बराबर हम पुट करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको 0 के बराबर पुट करोगे यानी निगेटिव वाला टर्म एक साथ ले लो तो आर टी एच अपॉन आर एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर अपॉन आर एल का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आ जाना है। यानी आप क्या देख रहे हो, यहाँ से आप आर एल की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो आर एल की वैल्यू आ रही है आपकी आर एल इक्वल टू अंडर रूट, यानी आर एल स्क्वायर क्या आ जाएगा आर टी एच स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी आर एल की वैल्यू आ जाएगी आपकी आर टी एच स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। ये आ गया दूसरा कंडीशन। क्लियर, ठीक है, ये दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन क्या था आपका, फिर से हम पहले कंडीशन पे जाएंगे। पहला कंडीशन क्या था आपका कि एक्सएल की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू एस टी एच, यानी एक्सएल प्लस एस टी एच की वैल्यू क्या थी 0। क्लियर, 0 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एस टी एच प्लस एक्सएल की वैल्यू फिर से 0 पुट कर देंगे आप, तो आपका आर एल क्या आ जाएगा, आपका आर एल आ जाएगा आर टी एच के बराबर। यहाँ पे एक्स टी एच प्लस एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, वैल्यू पुट कर दो तो आर एल की वैल्यू क्या आ जाएगी आर टी एच के बराबर, यानी आपका मेन कंडीशन ये निकल के आ गया, ये आर एल इक्वल टू आर टी एच और एक्सएल इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी एच, ये कंडीशन निकल के आ गया। यानी अगर मैं जेडल की बात करूं तो जेडल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेडल हो जाएगा आपका, जेडल क्या हो जाएगा आपका आर एल प्लस जे एक्सएल के बराबर, यानी आर एल की वैल्यू क्या है आर टी एच और एक्सएल की वैल्यू क्या है माइनस एक्स टी एच, वैल्यू पुट कर दें और ये क्या है जेड टी एच के कॉन्जुगेट के बराबर। क्लियर, ठीक है, तो फॉर इंडक्टिव लोड आप क्या देख रहे हो कि मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर होगा जब जेडल की वैल्यू जेड टी एच के कॉन्जुगेट के बराबर हो जाए। क्लियर, ठीक है, जब जेडल की वैल्यू जेड टी एच के कॉन्जुगेट के बराबर हो जाए तो यहाँ पे हम एक थ्योरम निकाल सकते हैं कि थ्योरम क्या आएगा, जेड टी एच, अगर मैं जेड टी एच कॉन्जुगेट क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि जेड टी एच इक्वल टू क्या होता है आर टी एच प्लस जे एक्स टी एच होता है। आप जब इसका कॉन्जुगेट निकालते हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट निकालते हो तो इमेजिनरी टर्म क्या हो जाता है नेगेटिव। क्लियर, तो ये हो जाएगा आर टी एच माइनस जे एक्स टी एच के बराबर। क्लियर, ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूं यहाँ पे कैसे हम इस थ्योरम को लैंग्वेज में फ्रेम करेंगे। तो क्या बोलोगे आप, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, वही लैंग्वेज है आपका, लैंग्वेज बिल्कुल चेंज नहीं होना। थ्योरम स्टेट्स दैट in any
लीनियर सर्किट, किसी भी लीनियर सर्किट में इफ मैक्सिमम पावर transfer to load when लोड इम्पिडेंस की वैल्यू क्या हो जाए, कॉन्जुगेट ऑफ इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पिडेंस, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट इम्पिडेंस होता है। ठीक है, यही आपका थ्योरम हो जाता है। तो थ्योरम अपने लैंग्वेज में लिखना है, कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, यानी ZL की वैल्यू कॉन्जुगेट ऑफ ZTH के बराबर, और उसका प्रूफ आपको मैंने ऊपर दिखाई दिया, इसलिए मैंने पहले प्रूफ बताया आपको, उसके बाद हमने लैंग्वेज में इसको पिरोया है। ठीक है, अगर मान लो एक स्पेशल कंडीशन लेते हैं, स्पेशल कंडीशन इफ लोड इज प्योर रजिस्टिव, अगर लोड आपका प्योर रजिस्टिव हो, इज प्योर रजिस्टिव, प्योर रजिस्टिव होने का मतलब क्या हो गया, ZL की वैल्यू हो जाएगी RL के बराबर, ZL की वैल्यू RL के बराबर होने का मतलब क्या हो गया, XL की वैल्यू हो गई 0। जब ZL की वैल्यू RL के बराबर हो गई यानी XL 0 हो गया, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कंडीशन क्या कहता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर केवल एक वेरिएबल रहेगा ना, यानी डेल पी बाई डेल आर एल का लॉजिक लगेगा। अब यहाँ पे केवल डेल पी बाई डेल आर एल आएगा, वो 0 हो जाएगा। तो वहां से हमने क्या निकाला था कि आर एल की वैल्यू क्या आई थी, अगर आप ऊपर देखोगे तो आर एल की वैल्यू आई थी अंडर रूट RTH स्क्वायर प्लस XTH प्लस XL का होल स्क्वायर, ये हमारा निकल के आया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका XL 0 है, XL 0 है तो वैल्यू XL की 0 पुट कर दो, क्योंकि आपने तो डेल पी बाई डेल आर एल तो निकाला था। ठीक है, तो आर एल की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, अंडर रूट RTH स्क्वायर प्लस XL की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी XTH स्क्वायर के बराबर, यानी RL की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ ZTH के बराबर हो जाएगी। तो ये एक स्पेशल कंडीशन आप लोग हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर आपका लोड प्योर रजिस्टिव है तो उस कंडीशन में आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तभी होगा जब RL की वैल्यू आपकी मॉड ऑफ ZTH के बराबर हो जाए। ये एक स्पेशल कंडीशन निकल के आता है। क्लियर, और वो स्पेशल कंडीशन क्या है, डेल पी बाई डेल RL, इसके लिए भी निकालोगे क्योंकि वहां पे XL है नहीं, तो डेल पी बाई डेल XL निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो RL की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट RTH स्क्वायर प्लस XTH स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ ZTH के बराबर हो जाएगी। तो इस पर भी कई सारे प्रॉब्लम फ्रेम होते हैं, तो ये कंडीशन आपने हमेशा ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे ऐसा बोल नहीं सकता हूँ प्योर इंडक्टिव लोड हो जाए, क्योंकि प्योर इंडक्टिव लोड का मतलब क्या होगा, कोई एक्टिव पावर ट्रांसफर ही नहीं हुआ वहाँ पे। क्लियर, कोई रजिस्टिव नेचर ही नहीं है तो एक्टिव पावर नहीं है। क्लियर, एक्टिव पावर होने के लिए I स्क्वायर R चाहिए, ना कि I स्क्वायर X चाहिए। क्लियर, अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, यानी P मैक्स के वैल्यू की। अगर मैं P मैक्स के वैल्यू की बात करूं, P मैक्स, तो P मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, आपको P मैक्स की वैल्यू कब मिलेगी, when RL इक्वल टू RTH एंड XL इक्वल टू माइनस ऑफ XTH। जब ये वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको P मैक्स मिलेगा। क्लियर, तो P इक्वल टू आपका क्या निकला था, P इक्वल टू निकला था VTH स्क्वायर अपॉन VTH स्क्वायर इंटू RL अपॉन RTH प्लस RL का होल स्क्वायर प्लस XTH प्लस XL का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला निकला जब आपने पावर को कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो ये पावर की वैल्यू होती है, लेकिन आपको क्या करना है, P की वैल्यू P मैक्स के बराबर तब होगी जब RL की वैल्यू क्या हो जाए, RTH यानी VTH स्क्वायर इंटू RTH, क्लियर, अपॉन RTH प्लस RL यानी 2 RTH का होल स्क्वायर प्लस XL प्लस XTH की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि XL की वैल्यू माइनस XTH है तो ये 0 स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या आ गया का P मैक्सिमम आपका, यहाँ पे P मैक्सिमम आ गया आपका P मैक्स इक्वल टू VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH के बराबर। ये आपका हो गया मैक्सिमम पावर डिलीवर टू लोड। तो लोड पे आपका पावर डिलीवर हो रहा है वो आपका हो रहा है VTH स्क्वायर अपॉन
4 RTH के बराबर। क्लियर? ठीक है। अब हम बात करते हैं इनपुट पावर की। अगर मैं इनपुट पावर पूछूं तो इनपुट पावर क्या होगा? VTH इंटू आई। क्लियर? VTH की बात करूं, आपका VTH एज इट इज है। आई की बात करूं तो VTH अपॉन अंडर रूट RTH प्लस RL का होल स्क्वायर प्लस XTH प्लस XL का होल स्क्वायर। ये आपका आई था। ठीक है। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कंडीशन में आपका क्या है? आपका ये VTH स्क्वायर हो गया अपॉन RTH की वैल्यू और RL की वैल्यू क्या हो जाएगी? RTH के बराबर हो जाएगी, तो अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ RTH स्क्वायर प्लस XTH प्लस XL की वैल्यू फिर से 0, क्योंकि XL की वैल्यू माइनस XTH के बराबर वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो ये मुझे मिल गया VTH स्क्वायर अपॉन अंडर रूट है तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 2 RTH। यानी P इनपुट कितना आ गया आपका? VTH स्क्वायर अपॉन 2 RTH। क्लियर? ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एफिशिएंसी की। लोग समझते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हो रहा है तो एफिशिएंसी मैक्सिमम हो गई। नहीं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन सिस्टम की एफिशिएंसी क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आउटपुट अपॉन इनपुट पे। तो यानी मैं एफिशिएंसी की बात करूँ यहाँ पे, तो एफिशिएंसी क्या होगा? P मैक्सिमम, मैक्सिमम पावर की एफिशिएंसी मैं बता रहा हूँ जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, या नीटा मैक्स की बात कर रहा हूँ। क्लियर? P मैक्सिमम अपॉन P इनपुट के बराबर। P मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है? VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH, और P इनपुट कितना आपका? VTH स्क्वायर अपॉन 2 RTH। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/4। बाकी सारे टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट, RTH से RTH कैंसिल आउट, VTH स्क्वायर से VTH स्क्वायर कैंसिल आउट, 2/4 यानी 1/2। क्लियर? यानी नीटा मैक्स अगर मैं परसेंटेज में निकालूं कि मैक्सिमम पावर जब ट्रांसफर हो रहा है तो उस कंडीशन में, मैं मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं बोल रहा हूं मैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये दिस इज नॉट टर्म एज मैक्सिमम एफिशिएंसी। क्लियर? ये आपका है परसेंटेज एफिशिएंसी फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ गया? 50%। यानी अगर आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है तो एफिशिएंसी कितनी होगी? एफिशिएंसी होगी आपकी 50%। क्लियर? ठीक है। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू लोड। अगर आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है लोड पे, तो आपका क्या होना है? 50%। ये भी आप दिमाग में रखिए। तो ये चीजें हैं, यही आपके मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लॉजिक्स हैं, जो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुए होंगे। मेन था वो पॉइंट, जब प्योर रेजिस्टिव लोड होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है। तो ये जैसे सब्जेक्ट के थ्योरम चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो हम थ्योरम लेके आए हैं वो है रेसिप्रोसिटी थ्योरम, जो इस चैप्टर का लास्ट थ्योरम भी है अकॉर्डिंग टू द एकेडमिक सिलेबस। रेसिप्रोसिटी थ्योरम की अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको, अगर मैं अभी लैंग्वेज में हम पिरोएंगे, फिलहाल इसका कॉन्सेप्चुअल व्यू देख लें कि किसी भी लीनियर बायलैटरल नेटवर्क में, इन एनी लीनियर बायलैटरल नेटवर्क, ठीक है, अगर मान लो किसी ब्रांच का एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ये मान लो एक वोल्टेज सोर्स है V, और इसकी वजह से किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है I। क्लियर? मान लो ये I1 करंट फ्लो हो रहा है। अगर मैं इस वोल्टेज सोर्स को और इस वोल्टेज सोर्स को प्लेस करता हूं जिस ब्रांच में मैंने करंट की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, ठीक है, तो होगा क्या कि सेम नेटवर्क में मैंने क्या किया, वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस किया उस ब्रांच में जिस ब्रांच में आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट की थी, यानी I1 फाइंड आउट किया था। क्लियर? ऑब्वियस बात है, जब यहाँ से हम रिप्लेस करेंगे तो ये आपका क्या हो जाना है? शॉर्ट सर्किट हो जाना है। क्लियर? यहाँ से वोल्टेज सोर्स हटाएंगे, वोल्टेज सोर्स वहां चला जाएगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। वोल्टेज सोर्स यही है, यहाँ पे मैंने मान लिया करंट ये I2 फ्लो हो जाएगा। क्लियर? तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस कंडीशन में आपको V और I1 का एक रेशियो मिलेगा, ठीक है, यहाँ भी आपको क्या मिलेगा? V और I2 का एक रेशियो मिलेगा। तो दिस रेशियो मस्ट बी इक्वल टू सेम। रेसिप्रोकल थ्योरम यही कहता है कि किसी भी लीनियर बायलैटरल सर्किट में अगर आपका कोई सोर्स किसी पर्टिकुलर ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट में प्लेस्ड होता है, तो उसकी वजह से जहां पे सोर्स ओरिजिनली प्लेस्ड था, अगर आप उसमें करंट निकालेंगे तो उसका जो रेशियो आएगा वो मस्ट बी
सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सिंगल सोर्स लिया है तो V1 I1 मस्ट बी इक्वल टू V2 V बाई I2 के बराबर। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि I1 मस्ट बी इक्वल टू I2, I1 की वैल्यू I2 के बराबर आ जाएगी। V आप सेम ले रहे तो I1 की वैल्यू I2 के बराबर आ जाएगी। क्लियर? ये तो वोल्टेज सोर्स के लिए, ऐसे करंट सोर्स के लिए भी हो सकता है। ठीक है, करंट सोर्स के केस में हम क्या करेंगे, अगर मान लो यहाँ पे हमने करंट सोर्स लिया, ठीक है, ये करंट सोर्स ले लिया हमने, ये मान लिया कि I है, ठीक है, ये करंट सोर्स ले लिया हमने, मान लो ये I है, ठीक है, और यहाँ पे भी हमने किसी ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज निकाला तो ये मुझे मिल गया V1, ठीक है। क्लियर? सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम इसको एक दूसरे से रिप्लेस कर देंगे, नेटवर्क सेम रहेगा, नेटवर्क आपका अलग नहीं होगा। क्लियर? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट सोर्स अटैच हो जाएगा पैरेलली। क्लियर? ये आपका I, और यहाँ पे आपका जहाँ पे करंट सोर्स ओरिजिनली प्लेस था वहां से हट जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, यानी उसके अक्रॉस का वोल्टेज आप निकाल लो। क्लियर? जैसे आपने यहाँ पे निकाला, ये वैल्यू V1 आ रही है, ये वैल्यू मान लो V2 आ रही है, तो फिर से वही चीज है, वोल्टेज और करंट का रेशियो मस्ट बी सेम, यानी V1 अपॉन I इक्वल टू क्या होना चाहिए, V2 अपॉन I के बराबर हो जाना चाहिए। क्लियर? यानी यहाँ से क्या देखा आपने, V1 इक्वल टू V2 होना चाहिए। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, रेसिप्रोसिटी थ्योरम का अगर क्वेश्चन आपको देगा, अगर आपके पास कोई एक सोर्स आपका करंट वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है तो आपको वो ब्रांच करंट पूछेगा किसी में, अगर आपको करंट सोर्स दिया हुआ है तो वो किसी ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज पूछेगा। यही दो चीज होगी। रेसिप्रोसिटी थ्योरम में वोल्टेज, केवल वोल्टेज का रेशियो नहीं निकलता, वोल्टेज और करंट का रेशियो निकलता। क्लियर? यानी अगर मैं इसको अपने लैंग्वेज में पिरोऊं तो आप लैंग्वेज में क्या लिख सकते हो, इन एनी, मतलब अगर शुरू से लिखें, रेसिप्रोसिटी थ्योरम स्टेट दैट, रेसिप्रोसिटी थ्योरम states that in any linear bilateral network, in any linear bilateral network, if due to source, क्लियर, किसी सोर्स की वजह से क्या होगा वहां पे आपका करंट किसी ब्रांच में, इफ ड्यू टू वोल्टेज सोर्स इन एनी ब्रांच, किसी ब्रांच में वोल्टेज सोर्स मौजूद है, इन एनी ब्रांच देयर इज करंट फ्लो थ्रू अदर ब्रांच, सेम ब्रांच नहीं, अनदर ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ, सेम ब्रांच का लॉजिक नहीं लेंगे हम, अनदर ब्रांच, एक ब्रांच है जिसमें वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, उस वोल्टेज सोर्स वाले ब्रांच की वजह से किसी दूसरे ब्रांच में कोई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ voltage and current must be same if the voltage source is placed in, कहाँ प्लेस किया जाए वोल्टेज सोर्स को, वोल्टेज सोर्स इज प्लेस्ड इन दैट ब्रांच, इस ब्रांच में, इन विच यू मेजर द करंट, इन विच करंट इज मेजर। क्लियर? अगर आप वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर वोल्टेज सोर्स आप प्लेस करते हो उस ब्रांच में जिस ब्रांच में आपने करंट मेजर किया, एंड measure the current in the branch where
वोल्टेज सोर्स इज ओरिजिनली प्लेस्ड। आपका जो वोल्टेज सोर्स था जहाँ पे ओरिजिनली प्लेस्ड था वहां पे आपने जो करंट मेजर किया उन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। वोल्टेज सोर्स इज ओरिजिनली प्लेस्ड, यही होता है आपका रेसिप्रोसिटी थ्योरम। आपको सिंपली क्या करना है, जैसे मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बताया ना कि आप ये डायग्राम, आप एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करिए। आप मानिए कि एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क है ये, क्लियर, ये भी आपका एक नेटवर्क है। आपने एक ब्रांच लिया ए बी, ठीक है, इस ए बी ब्रांच में आपका एक सोर्स वोल्टेज लगा हुआ है और यहाँ पे कोई ब्रांच है सी डी, ठीक है, जिसमें आपने करंट को मेजर किया, क्लियर। अब ए बी और सी डी एक दूसरे से क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो जा रहा है, यानी सी डी ब्रांच में आपने वोल्टेज सोर्स लगा दिया और ए बी में आप करंट कैलकुलेट कर रहे हैं। इस कंडीशन में V अपॉन I1 की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू V अपॉन I2 होगी, यानी I1 इक्वल टू I2 के बराबर होगा। यही आपका रेसिप्रोसिटी थ्योरम होता है। तो मेरे ख्याल से आप इसको लैंग्वेज में पिरो लेंगे इजीली, कुछ नहीं है। ये वोल्टेज और करंट का रेशियो सेम होता है। एक तरह से बात करूं मैं तो अगर आपका वोल्टेज सोर्स इंटरचेंज होता है तो करंट की वैल्यू सेम रहेगी। आप इस लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं, रेशियो के बजाय द करंट रिमेन चेंज इफ द these two branches interchange with each other, आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्लियर। अगर एक सोर्स की वजह से आपका दूसरे में ब्रांच करंट में मिल रहा है तो अगर ये दोनों ब्रांचेज एक दूसरे से इंटरचेंज होते हैं तो करंट मस्ट बी रिमेन सेम, क्लियर। रेसिप्रोसिटी थ्योरम को लेके एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम हमारा फुलफिल हो रहा है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ये एक सर्किट दिया हुआ आपका, एक पैरेलल सर्किट है, ठीक है। ये मेरा वोल्टेज सोर्स 10 एंगल 0 का वोल्टेज सोर्स है मेरा, क्लियर। 1 ओम, J ओम, 1 ओम, माइनस J ओम, क्लियर। यहाँ पे मैंने करंट फाइंड आउट किया I1, ठीक है। ये करंट मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, ये करंट I1, क्लियर। यहाँ पे एक 1 ओम का और रेजिस्टेंस ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली क्या करें, इस सर्किट में मुझे I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली KCL अप्लाई करके सीधे सीधे आंसर कैलकुलेट कर लूँगा। तो यहाँ पे एक नोड ए ले लिया मैंने, ये करंट मान लिया I, ये करंट मान लिया I2, मुझे I1 से मतलब है। अगर मैं KCL लगाऊंगा इस नोड का वोल्टेज मान लिया VA, क्लियर। इस नोड का वोल्टेज क्या हो जाएगा, VA के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो KCL अप्लाई करो एट नोड ए, KCL एट नोड ए। जब आप अप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, I इक्वल टू I1 प्लस I2 के बराबर, ठीक है। वैल्यू पुट कर दें, I इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 एंगल 0 माइनस VA अपॉन 1 ओम इक्वल टू VA, ये आपका ग्राउंड नोड 0 हो जाएगा। I1 की वैल्यू VA माइनस 0 अपॉन 1 माइनस J और I2 की वैल्यू VA माइनस 0 अपॉन 1 प्लस J, क्लियर। यहाँ से आप VA की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 एंगल 0 मतलब 10, ये आपका हो जाएगा VA कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस J प्लस 1 अपॉन 1 प्लस J, क्लियर, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा वैल्यू आपका VA इंटू 1 प्लस ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2, यानी 2 टाइम्स ऑफ VA के बराबर, यानी यहाँ से आपको VA की वैल्यू मिल गई 5, ठीक है। 5 एंगल 0 के बराबर आ गया आपका, ठीक है। आपको क्या निकालना, आपको निकालना I1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, VA अपॉन 1 माइनस J के बराबर, यानी 5 अपॉन 1 माइनस J, यानी 5 बाई रूट 2 एंगल 45 डिग्री एम्पियर, ये आपको मिल गया I1। अब हमें क्या करना है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम वेरीफाई करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्रांच को एक दूसरे से इंटरचेंज कर देंगे, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये आपका रेजिस्टेंस R, क्लियर, ये आपका इंडक्टर, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस R, कैपेसिटर C और यहाँ पे हम वोल्टेज सोर्स को इस ब्रांच में इंसर्ट कर, यानी हमने क्या कर दिया, यहाँ से वोल्टेज सोर्स को उठाया और यहाँ पे पुट कर दिया, ये वैल्यू क्या होगी 10 एंगल 0। अब इसकी वजह से हमने मान लिया कि ये करंट I1 डैश के बराबर आ रहा है, क्लियर, ठीक है। फिर से वही काम करेंगे हम, KCL अप्लाई करके I1 डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका I2, ये मान लिया करंट I, KCL अप्लाई करो, KCL एट नोड
ए। इस सर्किट के लिए केसीएल एट नोड ए, मैं डायरेक्ट ही अप्लाई कर दे रहा हूं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू I1 डैश प्लस I2 के बराबर, यानी ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ये आ जाएगा आपका 10 माइनस वी ए अपॉन 1 माइनस जे इक्वल टू वी ए माइनस 0 अपॉन 1 प्लस वी ए माइनस 0 अपॉन 1 प्लस जे। ठीक है, वी एक साथ ले लें यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10 अपॉन 1 माइनस जे। क्लियर, वी एक साथ ले लिया हमने, फिर से वही चीज आएगी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा यहाँ पे। वी ए की वैल्यू आ गई आपकी 5 अपॉन 1 माइनस जे। आपका I1 डैश की वैल्यू क्या है, I1 डैश इक्वल टू क्या है, वी ए माइनस 0 अपॉन 1 ही तो है। वैल्यू पुट कर तो क्या आ गए 5 अपॉन 1 माइनस जे के बराबर, यानी 5/√2 एंगल 45 डिग्री। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि I1 डैश की वैल्यू क्या हो रही है, I1 डैश इक्वल टू क्या आ रहा है, I1 के बराबर आ रहा है। हेंस रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज वेरीफाइड। रेसिप्रोसिटी थ्योरम आपने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। थ्योरम इज वेरीफाइड। क्लियर, तो कुछ होता नहीं है रेसिप्रोसिटी थ्योरम में। प्रॉब्लम बहुत ही आसान होते हैं और बहुत इजीली निकल भी जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। मैं हिंट थोड़ा सा दे दूंगा कि उसे कैसे करना है। वेरीफाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम। क्लियर, क्योंकि करंट सोर्स का भी लॉजिक आपको पता होना चाहिए। करंट सोर्स को लेके लोग बहुत ही कंफ्यूजन में आ जाते हैं, वो चीज़ आपको नहीं होना। ठीक है, ठीक है, सिंपल इक्वेशन होता है। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन है। ये करंट I1 निकालना है। ये मान लिया ये 1 ओम, ये आपका जे ओम, ये आपका माइनस जे ओम, ये आपका 1 ओम। ठीक है, ये आपका करंट हो गया मान लिया 5 एंगल 0 एम्पीयर। तो इसका जो सर्किट बनेगा ना, वो चीज आपने ध्यान रखना। सॉरी, इसका आपको क्या करना है, ये चीज ध्यान रखना है कि आपको कैसे थ्योरम वेरीफाई करना है। थ्योरम वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा, आपको इस 1 ओम में कितना वोल्टेज मिल रहा है उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी इस 1 ओम के टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज क्या मिल रहा है, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। सिमिलरली अगर आप सर्किट में इसका जब नेटवर्क बनाओगे, रिप्लेस करोगे ब्रांच से, तो ब्रांच से रिप्लेस करने में दिक्कत क्या होती है कि इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। क्लियर, ये आपका 1 ओम, ये आपका जे, ये आपका माइनस जे, फिर से आपका रेजिस्टेंस। और कई लोग क्या करते हैं ना, वो करंट सोर्स को इसके सीरीज में जोड़ देते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं करना आप। करंट सोर्स हमेशा ब्रांच के पैरेलल में अटैच होता है, ये चीज ध्यान रखें। क्लियर, अगर ये मान लो एक रेजिस्टेंस है, तो आप करंट को यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। ये आपका करंट सोर्स, ये हो जाएगा आपका 5 एंगल 0 एम्पीयर। जब आप वेरीफाई करोगे तो ये ओपन कर दिया। ओपन करने का मतलब क्या हो गया, इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है, यानी V1 डैश निकालना। तो सबसे पहले आप V1 यहाँ पे निकालेंगे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, फिर इसमें आप ब्रांच को इस करंट मतलब ब्रांच को इंटरचेंज करने का मतलब ये नहीं होता है कि रेजिस्टेंस के सीरीज में करंट सोर्स लगा देंगे, आप रेजिस्टेंस के पैरेलल लगाएंगे जिस ब्रांच के साथ आप इसको रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। वोल्टेज सोर्स को हम सीरीज में अटैच कर देते हैं, लेकिन करंट सोर्स पैरेलल लगाते हैं। तो आप यहाँ पे ये वेरीफाई कर लेंगे। जब V1 की वैल्यू V1 डैश के बराबर आ जाएगी, मतलब ये क्या हो गया, वेरीफाइड है। वैसे भी आसान क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपको दिख भी रहा होगा कि दोनों सर्किट एक तरह से बैलेंस सर्किट है। ठीक है, ठीक है, एक तरह से मिरर इमेज ही दिख रहा है, आप इजीली कर जाओगे इसको। तो आप इसको करके देख लेना। ठीक है, वैल्यू V1 इक्वल टू V1 डैश के बराबर ही आएगी, यानी रेसिप्रोसिटी थ्योरम आपका वेरीफाई हो जाएगा। ये बताने के पीछे मेन मोटो यही था कि करंट सोर्स को पैरेलल में कनेक्ट करना होता है, वोल्टेज सोर्स को सीरीज में कनेक्ट करना होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया।
क्लियर। तो टेलीजेंस थ्योरम एक लौता ऐसा थ्योरम है जो किसी भी सर्किट में एप्लीकेबल होता है। क्लियर, ठीक है, इन एनी सर्किट। नेटवर्क थ्योरम में एक ऐसा ही बस ये ही एक ऐसा थ्योरम है जो किसी भी सर्किट में अप्लाई होता है। किसी भी सर्किट का मतलब क्या हो गया? क्लियर, सर्किट आपकी लीनियर हो सकती है, नॉन लीनियर हो सकता है, ठीक है, सर्किट आपका टाइम वेरिएंट हो सकता है, टाइम इनवेरिएंट हो सकता है, कुछ भी ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि सर्किट में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। क्लियर, ठीक है। तो आपका ये जो नेटवर्क है, किसी भी नेटवर्क या किसी भी सर्किट में ये थ्योरम एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ये थ्योरम होता क्या है देखते हैं उसको। क्लियर, तो इसको अगर हमें लैंग्वेज में पिरोना है तो क्या लिखेंगे हम? इन एनी सर्किट। सर्किट का मतलब क्या होगा? अगर आप और लैंग्वेज को बढ़ाना चाहते हो, एनी लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, सर्किट। क्लियर, किसी भी सर्किट में ऐसा कुछ कोई कंडीशन नहीं है सर्किट के लिए। सर्किट कोई भी हो सकता है, उसमें यूनिलैटरल एलिमेंट भी हो सकते हैं, बाइलैटरल एलिमेंट भी हो सकते हैं, एलिमेंट कुछ भी इन्वॉल्व हो सकता है। होता क्या है कि द इंस्टेंटेनियस सम, द इंस्टेंटेनियस, किसी भी इंस्टेंट पे आप अगर सम निकालोगे ऑफ पावर, इंस्टेंटेनियस सम ऑफ पावर और कॉम्प्लेक्स टर्म सम ऑफ पावर। कॉम्प्लेक्स इसलिए हम बात करते हैं क्योंकि चूंकि ये एसी सोर्स से एनर्जाइज होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एसी सोर्स में अगर आप पावर की बात करते हैं तो एपरेंट पावर होता है, एपरेंट पावर की वैल्यू एस इंटू वी आई कॉन्जुगेट होता है। क्लियर, कॉम्प्लेक्स सम ऑफ पावर मस्ट बी जीरो। क्लियर, ठीक है, क्लियर। इन एनी लीनियर नॉन लीनियर टाइम इनवेरिएंट सर्किट and it is excited by AC sources and excited by AC sources। क्योंकि आप AC सोर्स के लिए थ्योरम दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये थ्योरम केवल AC सोर्स के लिए होता है। आप AC सोर्स हो, DC सोर्स हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपके सर्किट में कुछ भी इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन आप चूंकि सिलेबस में पढ़ रहे हैं AC नेटवर्क थ्योरम, अगर आपका सर्किट AC से एक्साइटेड है, क्लियर, यानी रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर ये सारे एलिमेंट आते हैं, तो ऑब्वियस बात है AC से एक्साइटेड है, देन इंस्टेंटेनियस सम एज वेल एज कॉम्प्लेक्स सम। आप चाहे इंस्टेंटेनियस सम निकाल लो, चाहे कॉम्प्लेक्स सम निकाल लो। क्लियर, यानी टाइम डोमेन में भी या फिर स्टेडी स्टेट डोमेन में भी अगर आप सम निकालोगे पावर का तो मस्ट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यही आपका टेलर्स थ्योरम। क्लियर, बस इसी को अपने लैंग्वेज में लिख देना है, इंस्टेंटेनियस सम और कॉम्प्लेक्स सम ऑफ पावर मस्ट बी जीरो। क्लियर, तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए होता क्या है कि सिग्मा वी एन या सिग्मा वी के इंटू आई के, क्लियर, हम केथ ब्रांच लेके चल रहे हैं, सिग्मा वी के इंटू आई के। क्लियर, सिग्मा वी के इंटू आई के मस्ट बी इक्वल टू जीरो, जहां पे के क्या है 1 to n, जहां पे n नंबर ऑफ ब्रांचेज, n इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रांचेज, यानी सारे ब्रांचेज के पावर का हमें क्या करना है? सम कर देना है, और वो मस्ट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्लियर, यही आपका टेलीगन्स थ्योरम होता है, ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। सिग्मा वी के आई के मस्ट बी इक्वल टू जीरो वेयर के वेरीज फ्रॉम 1 to n एंड n इज द नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ टोटल ब्रांचेज जो भी। क्लियर, इसके प्रूफ को देखते हैं कैसे हम इसके प्रूफ को करेंगे। क्लियर, तो प्रूफ के लिए हमने यहाँ पे एक सिंपल सर्किट लिया हुआ है, ठीक है।
यहाँ पे सारे सर्किट के लिए मैंने ब्रांच वोल्टेज अज्यूम कर लिया है, ठीक है। ये मान लो V1 हो गया, ये मेरा V2 ब्रांच है, ठीक है, R L R C एंड L1 L2, क्लियर। ये मेरा V2 ब्रांच है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज मैंने मान लिया ये V2 है, ठीक है। इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लिया मेरा V3 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लिया मेरा V4 है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लिया मैंने V5, क्लियर। ये 5 ब्रांच है मेरे, ठीक है, सब में मैंने मान लिया। करंट मैं किसी भी डायरेक्शन में ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा तो अच्छी बात है, क्लियर। प्रूफ करने का सिंपल तरीका है, जो एपोस्ट्रोफी आपने दिया हुआ है वही एपोस्ट्रोफी हर एक ब्रांच को देंगे। जैसे यहाँ पे V1 है तो मैंने माना कि I1 करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, यहाँ पे मान लिया I2 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे मान लिया I5 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे मान लिया I3 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे मान लिया I4 करंट हो रहा है। यानी कितने ब्रांचेज हैं? 5 ब्रांचेज हैं। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिग्मा VK IK की, तो K कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 1 to 5, यानी V1 I1 प्लस V2 I2 प्लस V3 I3 प्लस V4 I4 प्लस V5 I5 की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए? मेरी 0 आनी चाहिए। तो इसको आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने का सिंपल तरीका क्या होता है कि आप कोशिश ये किया करो, किसी भी एक चीज को पकड़ो और उससे वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। यानी किसी भी एक चीज को पकड़ने का मतलब यहाँ पे है KCL या KVL अप्लाई करके आप कॉमन टर्म को एक साथ ले और देखें कि वहां पे क्या KCL अप्लाई करने की वजह से वैल्यू 0 हो जा रही है। सिंपल लॉजिक यही। तो यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं 3 नोड मानने जा रहा हूँ। एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया। नोड A, नोड B एंड नोड C, इसका वोल्टेज VA, नोड B का वोल्टेज VB एंड नोड C का वोल्टेज VC, क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये आपका ग्राउंड टर्मिनल हो गया, ठीक है। मेरी बात पे ध्यान देना है यहाँ पे। अगर मैं बोलूं V1 की वैल्यू क्या होगी, तो V1 की, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो भी ब्रांच वोल्टेज है उनको मैं नोड वोल्टेज के टर्म में लिखने जा रहा हूँ। अभी हम देखेंगे नोड वोल्टेज के टर्म में लिखेंगे, फिर VA VB VC को कॉमन लेंगे तो हम देखेंगे KCL अप्लाइड होके आ रहा है, और KCL जो यहाँ पे अप्लाई होता है वैल्यू 0 हो जाती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं VA की, तो VA की वैल्यू क्या आएगी? VA माइनस 0, ये आपका ग्राउंड नोड है। VA माइनस 0 की वैल्यू क्या होगी? V1 के बराबर, यानी V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? VA, ठीक है। आप देख सकते हैं डायग्राम में भी, तो V1 की वैल्यू मुझे मिल रही है VA के बराबर। सिमिलरली अगर मुझे V2 निकालना है, V2 की वैल्यू क्या होगी? ये नोड वोल्टेज माइनस ये नोड वोल्टेज, ये क्या होगा? V2 के बराबर होगा, यानी VA माइनस VB की वैल्यू जो हो जाएगी वो V2 हो जाएगी। सिमिलरली V3 निकालू मैं, V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? VB माइनस 0, क्लियर, ठीक है। इसी तरह V4 की वैल्यू VB माइनस VC के बराबर, क्लियर, VB माइनस VC के बराबर, ठीक है। अब मैं बात करूं यहाँ पे VC की, तो VC की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका 0 वोल्ट है, तो ये नोड और ये नोड दोनों सेम नोड हो जा रहे हैं, तो VC की वैल्यू क्या आ जानी है? 0 के बराबर आ जानी, क्लियर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? VB के बराबर, क्लियर है चीज, ठीक है। अब हम देखते हैं V5 की वैल्यू। V5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिमिलरली V5 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो V5 हो जाएगा VA माइनस VC, क्लियर। VA माइनस VC यानी VA माइनस 0 यानी VA के बराबर, क्लियर। ये तो चीज क्लियर हो रहा होगा कि VC की वैल्यू क्यों 0 है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किटेड है और ये ग्राउंड नोड है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी वोल्टेज 0 वोल्ट ही होगा। अब हमें क्या करना है? सिंपली हमें कुछ करना नहीं है, जो जो वोल्टेजेज हैं V1 V2 V3, ये सारी वैल्यूज को हमें केवल पुट कर देना, क्लियर। हमें सारी वैल्यूज को पुट कर देना है, ठीक है। पुट करते हैं वैल्यू, तो वैल्यूज को पुट करते हैं, करिए। देखिए यहाँ पे क्या है, मुझे क्या निकालना है? V1 है। V1 की वैल्यू क्या है मेरी? VA के बराबर, VA इंटू I1 प्लस V2 की वैल्यू क्या है मेरी? VA माइनस VB के बराबर, VA माइनस VB के बराबर इंटू I2 प्लस V3 की वैल्यू कितनी है मेरी? VB के बराबर प्लस VB इंटू I3 प्लस V4 की वैल्यू कितनी है मेरी? VB माइनस VC यानी VB के बराबर, यानी VB इंटू I4 प्लस V5 की वैल्यू क्या है मेरी? VA माइनस VC यानी VA के बराबर, VA इंटू I5
अब मैं कुछ करने नहीं जा रहा हूँ, केवल और केवल VA का टर्म एक साथ ले रहा हूँ, VB का टर्म एक साथ ले रहा हूँ। क्लियर? तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, VA एक साथ कॉमन ले लो, ये क्या आ जाएगा आपका I1 प्लस यहाँ पे I2 प्लस यहाँ पे I5, VA इंटू I1 प्लस I2 प्लस I5, सिमिलरली प्लस VB कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस I2, माइनस साइन है तो माइनस I2 प्लस VB यहाँ पे प्लस I3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस I4 के बराबर। अब सर्किट पे फिर से आते हैं, सर्किट पे ध्यान देना है। यहाँ पे अगर हम नोड ए पे KCL अप्लाई करें, एट नोड ए हम KCL अप्लाई करें, ठीक है, एट नोड ए KCL, आपको क्या दिखेगा, I1 प्लस I2 प्लस I5 की वैल्यू क्या आ जा रही है, I1 प्लस I2 प्लस I5 की वैल्यू क्या आ रही है, 0। I1 प्लस I2 प्लस I5 मैंने KCL अप्लाई कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि I1 प्लस I2 प्लस I5 की वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली एट नोड बी, नोड सी पे KCL लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो रेफरेंस नोड हो जा रहा है, तो नोड्स बी पे अगर मैं KCL अप्लाई करूंगा, क्लियर, नोड बी पे क्या हो रहा है, इनकमिंग करंट I2, आउटगोइंग करंट क्या है I3 और I4, क्लियर। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, I2 की वैल्यू I3 प्लस I4 के बराबर हो गई, क्लियर, ठीक है। या और क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मुझे अगर रीअरेंज करना है इस इक्वेशन को तो मैं लिख सकता हूं माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0, क्लियर। तो आप क्या देख रहे हो, आपका एक सोल्यूशन आ रहा है I1 प्लस I2 प्लस I5 इक्वल टू 0 और एक आ रहा है आपका माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0, क्लियर। यानी I1 प्लस I2 प्लस I5 की वैल्यू भी 0 है और माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 की वैल्यू भी 0 है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, VA ये क्या है, एट नोड ए पे KCL अप्लाई किया हमने तो I1 प्लस I2 प्लस I5 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, प्लस VB नोड बी पे मैंने KCL अप्लाई किया तो माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, इंटू 0, ये क्या आ गया आपका 0। तो आप अगर प्रूफ पूछता है, प्रूफ द टेंजेंस थ्योरम, तो आपको सिंपली क्या करना है, कोई भी आप सिंपल सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक सिंपल सर्किट ड्रॉ किया हुआ है, सबके ब्रांच वोल्टेज डिसाइड कर लो, सबके ब्रांच करंट डिसाइड कर लो, फिर उसके बाद जहां जहां नोड है वहां नोड पे आप नोड वोल्टेज को एज्यूम करो और सारे ब्रांच वोल्टेजेस को नोड वोल्टेज के टर्म में लिखो, फिर उसके बाद सारे नोड वोल्टेज को कॉमन लो और उसके बाद जो आपका कॉमन होने के बाद टर्म बच रहा है उसको आप देखो तो KCL अप्लाई करने पे उस पर्टिकुलर नोड पे उसकी वैल्यू 0 आती है। तो इसी वजह से क्या होता है, टेंजेंस थ्योरम वेरीफाई हो जाता है। क्लियर, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इससे रिलेटेड ताकि और आसानी से चीजें हमें क्लियरिफाई हो जाए कि कैसे हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसका एक सर्किट लिया हमने, क्लियर। इस सर्किट में क्या क्या गिवन है, V1 की वैल्यू 10 वोल्ट है, V2 की वैल्यू 4 वोल्ट है, V4 की वैल्यू 6 वोल्ट है, I1 I2 की वैल्यू 2 एम्पियर है, I3 की वैल्यू 4 एम्पियर। हमें कुछ करना नहीं है, हमें क्या करना है, हमारे पास कितने ब्रांचेज है, 6 ब्रांचेज, यानी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिग्मा VK IK क्या होगा, V1 I1 प्लस V2 I2 प्लस V3 I3 प्लस V4 I4 प्लस V5 I5 प्लस V6 I6। ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। अगर ये वैल्यू 0 आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर मेरा टेंजेंस थ्योरम वेरिफिकेशन का हो जाएगा। क्लियर, अब देखो यहाँ पे V1 V2 और V4 आपके लिए नोन वैल्यू, क्लियर, आपको उसके बारे में पता है, यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको V3 नहीं पता, आपको V5 नहीं पता, आपको V6 नहीं पता, ये तीन वैल्यू आपके लिए अननोन हो गई। सिमिलरली I1 I2 I3 आपको पता है, यानी I4 आपको नहीं पता, आपको I5 नहीं पता, आपको I6 नहीं पता, क्लियर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस सर्किट में बाय अप्लाइंग KVL KCL आपको ये सारे अननोन वैल्यूज को कैलकुलेट करना होता है। जैसे मान लो मुझे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लूप ये, एक लूप ये, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं इस लूप में KVL अप्लाई करूंगा, ये मान लो लूप 1 है, ये मान लो लूप 2 है, क्लियर। तो अगर मैं लूप 1 में KVL अप्लाई करूंगा तो इस लूप में KVL जब अप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा, KVL इन लूप 1 अप्लाई करिए, V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 0,
आपको देखो सारे ब्रांच वोल्टेज दिया हुआ है, तो ब्रांच वोल्टेज दिया हुआ तो वोल्टेज के टर्म में आप केवीएल अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो आपने वैल्यूज बस पुट करी, मतलब केवीएल अप्लाई किया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको वैल्यूज पुट करना है। आपको V1 पता है, आपको V2 पता है, V3 आपके लिए अननोन है, तो ऑब्वियस सी बात है V3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V1 माइनस V2 के बराबर, यानी क्या हो जाएगा ये 10 माइनस 4 यानी 6 वोल्ट के बराबर, यानी V3 आपको मिल गया। सिमिलरली आप लूप 2 में केवीएल अप्लाई कर दीजिए। लूप 2 में केवीएल अप्लाई करिए, देखिए क्या हो रहा है, V3 लूप 2 केवीएल, V3 माइनस V4 माइनस V5 इक्वल टू 0। क्लियर? आपको V3 यहाँ पे मिल चुका है, आपको V4 के बारे में पता है, आपको निकालना क्या है V5, तो V5 की क्या हो जाएगी V3 माइनस V4 के बराबर। क्लियर? वैल्यू पुट कर दो, 6 माइनस 6 यानी 0, आपको V5 भी मिल गया। अब क्या निकालना है आपको, V6 निकालना, इस ब्रांच का वोल्टेज। क्लियर? आपको जो आपका रेजिस्टेंस वाला ब्रांच है उसका वोल्टेज निकालना है, तो आप किसी भी लूप में केवीएल अप्लाई कर सकते हो। इसी लूप में केवीएल अप्लाई कर, तो मान लो थर्ड लूप है, तो मैं थर्ड लूप में केवीएल अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे V2 माइनस V6 प्लस V4 इक्वल टू 0। मैं केवीएल अगर यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे V2 माइनस V6 प्लस V4 इक्वल टू 0। यानी लूप 3 में अगर केवीएल अप्लाई करोगे तुम, तो आपको मिलेगा V2 माइनस V6 प्लस V4 इक्वल टू 0। क्लियर? V2 माइनस V6 प्लस V4 इक्वल टू 0, यानी V6 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से V2 प्लस V4 के बराबर। क्लियर? यानी 4 प्लस 6 यानी 10 वोल्ट के बराबर, ये आपको मिल गया। सिमिलरली आपको क्या करना है, करंट की वैल्यू निकालनी है, तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, केसीएल अप्लाई करोगे। क्लियर? आपको I1 I2 I3 पता, ठीक है, आपको क्या निकालना, I6 निकालना, I4 निकालना, I5 निकालना, तो निकाल लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे नोड की बात करूं तो एक नोड A है, एक नोड B है, एक नोड C है, ये 3 नोड है। क्लियर? इन तीनों नोडों पे अलग अलग केसीएल में अप्लाई करता हूं। ठीक है, अप्लाई करते हैं केसीएल, सर्किट खोल लेते हैं नीचे। ठीक है, नोड ए पे केसीएल अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, केसीएल एट नोड ए, ये आपको मिल जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I6 इक्वल टू 0। क्लियर? तो आपको I1 और I2 पता है, तो I6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस I1 माइनस I2 के बराबर। I1 I2 की वैल्यू कितनी थी, 2 एम्पियर के बराबर, तो माइनस टू यानी माइनस 4 एम्पियर, ये आपको I6 मिल गया। इसी तरह एट नोड बी पे आप केसीएल अप्लाई कर दीजिए। नोड बी पे केसीएल अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट कितनी है, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I3 प्लस I4 के बराबर। क्लियर? I2 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 2 एम्पियर। I3 की वैल्यू आपको पता है, वो कितनी है आपकी, I3 की वैल्यू है आपकी 4 एम्पियर। क्लियर? वैल्यू पुट कर दें, 4 प्लस I4 आपको कैलकुलेट करना, I4 की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 2 एम्पियर। सिमिलरली आप क्या करोगे, एट नोड सी केसीएल अप्लाई कर दोगे। नोड सी पे केसीएल अप्लाई करोगे तो क्या होगा, I4 प्लस I6 इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट I5। I5 की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी यहाँ से, I4 की वैल्यू आपकी कितनी आई है, -2, और I6 की वैल्यू कितनी है आपकी, -4। सॉरी, I5 की वैल्यू आपकी -2 -4 यानी -6 एम्पियर के बराबर। क्लियर? ठीक है, इनकमिंग करंट I4 एंड I6 इक्वल टू I5। I4 की वैल्यू कितनी निकाली आपने, -2 एम्पियर, I6 की वैल्यू कितनी निकाली आपने, -4 एम्पियर, तो -6 एम्पियर आ गया। अब हमें क्या करना है, बस वैल्यूज को पुट कर देना। तो सिग्मा V के I के, V1 की वैल्यू कितनी थी हमारी, V1 की वैल्यू कितनी थी हमारी, V1 इक्वल टू था हमारा 10 वोल्ट, V2 इक्वल टू 4 वोल्ट और V4 इक्वल टू 6 वोल्ट। V1 इक्वल टू 10,
I1 की वैल्यू मेरी थी 2 एम्पियर प्लस V2 की वैल्यू कितनी हमारी थी 4 वोल्ट और I2 की वैल्यू हमारी थी 2 एम्पियर। ठीक है, 4 इंटू 2 प्लस V3 I3। V3 की वैल्यू कितनी आई हमारी निकल के, V3 की वैल्यू हमारी निकल के आई थी 6 वोल्ट और I3 की वैल्यू हमारी कितनी है 4 वोल्ट 4 एम्पियर। 6 इंटू 4 प्लस V4 की वैल्यू कितनी है हमारी, V4 की वैल्यू हमारी निकल के आई थी, V4 हमने कैलकुलेट किया था 10 वोल्ट, सॉरी V4 कैलकुलेट किया हमने, V4 की वैल्यू गिवन थी, V4 इज 6 वोल्ट एंड I4 इज -2 एम्पियर। V4 is 6 volt and I4 is -2 एम्पियर। उसके बाद क्या था V5 V5 की वैल्यू तो हमारी 0 आई थी। ठीक है, V5 क्या आया था हमारा 0 इंटू I5 -6 एम्पियर, ये तो 0 ही हो जाना है। V6 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, V6 क्या आया था हमारा 10 वोल्ट और I6 की वैल्यू मेरी निकल के आई थी 4 एम्पियर माइनस। बस आपको ध्यान देना है ना कि जो भी वैल्यू आपकी पॉजिटिव नेगेटिव आ रही है उसी के टर्म में आपको यहाँ पे पुट करना है वैल्यू, आपको मैग्नीट्यूड नहीं पुट करना है, वैल्यू पुट करना है विद देयर साइन। यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 प्लस 8 प्लस 24, यहाँ पे क्या आ जाएगा -12, यहाँ पे आ जाएगा 0 -14। तो आप देखोगे तो ये कितना आ रहा है 52 - 52 यानी 0। क्लियर? एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि अलजेब्राइक सम ऑफ पावर मस्ट बी इक्वल टू 0। अलजेब्राइक सम ऑफ पावर मस्ट बी इक्वल टू 0। क्लियर? यानी आपको समेशन विद साइन करना। क्लियर? आप ऐसा नहीं कर सकते केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, आई की वैल्यू जो निगेटिव आ रही है वो निगेटिव आएगी, वोल्टेज की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है तो निगेटिव ही पुट करना। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमें टैकल करना है टेंजेंस थ्योरम के प्रॉब्लम। आज का जो वीडियो लेक्चर है नेटवर्क एनालिसिस सिंथेसिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, थ्योरम्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मिलमन्स थ्योरम का ये वीडियो लेक्चर है। और मिलमन्स थ्योरम होता क्या है, सिंपली अगर मैं बात करूं तो आप ये कह सकते हो कि अगर यहाँ पे मैंने सर्किट बनाया हुआ है, यहाँ पे क्या है कई सारे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हैं जो पैरेलली कनेक्टेड है ए और बी टर्मिनल के क्रॉस। क्लियर? तो ये जो पैरेलल कनेक्शन ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है उसको एक इक्विवेलेंट सिंगल प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये होता है मिलमन्स थ्योरम, जहाँ पे VQ और ZQ की वैल्यू निकल के आती है वो हम देखेंगे। तो मिलमन्स थ्योरम होता क्या है ये चीज क्लियर हो गया होगा कि ये पैरेलल कनेक्शन ऑफ अगर आपके प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है देन इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। दिस इज कॉल्ड एज अ मिलमन्स थ्योरम। क्लियर? तो पहले हम देखते हैं प्रूफ को, फिर उसके बाद हम इसको अपने लैंग्वेज में पिरोएंगे कि इसका इक्विवेलेंट कैसे निकल के आता है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि चूंकि पैरेलल कनेक्शन है तो पैरेलल कनेक्शन में करंट सोर्स अगर रहता है तो वो इजीली क्या होता है हम उसका समेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का ही लॉजिक देखेंगे कि अगर आपका कोई वोल्टेज सोर्स है, क्लियर, ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं अगर V है और ये वैल्यू Z है तो इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं करंट सोर्स में। क्लियर? जहाँ पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी V/Z के बराबर और उसके पैरेलल में उसका इंटरनल इंपीडेंस Z आ जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ भी है, ठीक है, कोई XY टर्मिनल है। क्लियर? सेम लॉजिक यहाँ भी है, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है तो हम हर एक सोर्स को यानी हर एक वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। क्लियर? तो हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वैल्यूज क्या क्या चेंज हो रही है, कैसे कैसे आ रही हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, आपका क्या है n नंबर ऑफ पैरेलल प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज है जिसको मैं करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म करने जा रहा हूँ। तो जब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा तो क्या आएगा, मैंने V1 और Z1 को ट्रांसफॉर्म किया तो ये मेरा करंट आया। क्लियर? I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी V1/Z1 के बराबर, ठीक है। क्लियर? उसका इंटरनल इंपीडेंस Z1 उसके पैरेलल में आ गया।
क्लियर, ये हो गया इसका ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरली मैं दूसरे सोर्स का करूंगा, पैरेलल कनेक्शन है ही, क्या हो जाएगा ये करंट I2, यहाँ पे I2 की वैल्यू क्या होगी V2 बाई Z2 के बराबर होगा, और उसके पैरेलल में आ जाएगा उसका इम्पीडेंस Z2। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ तक चलेगा, टिल NH प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आ जाएगा आपका IN की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, IN आ जाएगा आपका VN बाई ZL, और इसके पैरेलल में इसका इक्विवेलेंट तो इम्पीडेंस ZL। ये आपका हो गया टर्मिनल ए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली इस प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का लॉजिक लगा के चेंज कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर पैरेलल कनेक्शन होते हैं करंट सोर्स के, तो करंट की वैल्यू क्या होती जाती है, जुड़ती जाती है। यानी यहाँ पे अगर नेट करंट में देखूं तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आपका जो करंट होगा I1 क्या हो जाएगा, अगर मैं नेट करंट देखूं I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस डॉट 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 IN के बराबर आ जाएगा। यानी सारे करंट सम हो जाएंगे। ये आपको पता ही है कि अगर दो करंट सोर्स पैरेलल है, क्लियर, ठीक है, I1 इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू I2 है, तो टोटल करंट आएगा यहाँ पे वो I1 प्लस I2 के बराबर है। सेम लॉजिक यहाँ भी है, तो करंट सब क्या होते जाएंगे, सम होते जाएंगे। यानी I इक्विवेलेंट जो आपको निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, I1 प्लस I2 प्लस डॉट 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 IN के बराबर। क्लियर, ठीक है। और चूंकि सारे इंपीडेंसेस क्या है, पैरेलल ही तो है, तो पैरेलल इंपीडेंस के इक्विवेलेंट भी तो निकल के आ जाएगा, Z इक्विवेलेंट। क्लियर, अगर आपका पैरेलल इंपीडेंस कनेक्शन है, यानी Z1 Z2 Z3 Z4 आपके पैरेलली कनेक्टेड है, मैं ये कह रहा हूं कि आप क्या है, ये Z1 है, क्लियर, फिर Z1 के पैरेलल Z2 है, Z2 के पैरेलल Z3 है, डॉट डॉट डॉट, ये आपके सारे पैरेलली कनेक्टेड है। तो अगर आपको ए बी टर्मिनल के अक्रॉस इसका इक्विवेलेंट निकालना है, Z इक्विवेलेंट, तो क्या आ जाएगा Z इक्विवेलेंट। पैरेलल कनेक्शन के लिए आप क्या पढ़ के आए हैं, आप पढ़ के आते हैं 1 बाई Z इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z2 प्लस डॉट डॉट 1 बाई Zn के बराबर। तो वही लॉजिक है, यहाँ पे मैंने मान लिया कि Z इक्विवेलेंट मुझे मिल गया, ये Z इक्विवेलेंट हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम, अब फिर से हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और इस करंट सोर्स को हम रिप्लेस कर देंगे वोल्टेज सोर्स। क्लियर, यहाँ पे अगर मैं बात करूं IEQ की, अब यहाँ पे बात ध्यान से देखना मेरी, IQ क्या है, I1 प्लस I2 प्लस डॉट 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 IN के बराबर। यानी अगर मैं वोल्टेज के टर्म में लिखूं इसको, तो V1 अपॉन Z1 प्लस V2 अपॉन Z2 प्लस डॉट 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 VN बाई Z। क्लियर, ठीक है। आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एडमिटेंस जो होता है वो क्या होता है, इनवर्स ऑफ इम्पीडेंस होता है। तो मैं अब इसको एडमिटेंस के टर्म में लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि हम जो प्रूफ पढ़ेंगे ना वो एडमिटेंस के टर्म में ही इसका फॉर्मुलेशन निकल के आएगा, वो बहुत ही आसान आपको लगेगा। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ एडमिटेंस के टर्म में, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, V1 1 बाई Z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Y1 प्लस 1 बाई Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Y2 प्लस डॉट 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 VN इंटू YN। ये आपका आ गया I इक्विवेलेंट, आपने I इक्विवेलेंट निकाल दिया। सिमिलरली आपको पता है 1 बाई Z इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z2 प्लस डॉट डॉट, इस तरह का मतलब क्या हो गया, Y इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, Y1 प्लस Y2 प्लस डॉट 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 YN के बराबर। यानी Y इक्विवेलेंट क्या आ गया आपका, Y इक्विवेलेंट इज टर्म्ड एज 1 बाई Z इक्विवेलेंट, और इसकी वैल्यू आ गई आपकी Y1 प्लस Y2 प्लस डॉट 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 YN के बराबर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस करंट सोर्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं वोल्टेज सोर्स। ये जो मुझे मिला हुआ है I इक्विवेलेंट, क्लियर, और ये मेरा Z इक्विवेलेंट, ठीक है। इस करंट सोर्स को अब मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इन वोल्टेज सोर्स। क्या आ जाएगा यहाँ पे, V इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर मैं V की बात करूं, यानी V इक्विवेलेंट की बात करूं, V इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इक्विवेलेंट इंटू Z इक्विवेलेंट के बराबर।
क्लियर, और उसके सीरीज में क्या आ जाएगा, जेड इक्विवेलेंट, क्लियर, और ये आपका आ गया टर्मिनल ए और बी। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि हम इसको क्या कर सकते हैं, एक प्रैक्टिकल, एक सिंगल प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं, यही मिलमन थ्योरम होता है, क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज की अगर मैं बात करूं तो V इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, V इक्विवेलेंट क्या है, I इक्विवेलेंट इंटू जेड इक्विवेलेंट। I इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारी क्या आई है, V1 Y1 प्लस V2 Y2 प्लस डॉट 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 Vn Yn के बराबर, क्लियर, ये हमारा आया है I इक्विवेलेंट। मैं अगर जेड इक्विवेलेंट की बात करूं तो जेड इक्विवेलेंट को मैं लिख सकता हूँ 1/I Y इक्विवेलेंट, क्लियर, कोई इसमें दिक्कत तो है नहीं क्योंकि जेड इज द इनवर्स ऑफ एडमिटेंस। मैं क्या देख रहा हूँ कि V इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, V1 Y1 प्लस V2 Y2 प्लस डॉट 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 Vn Yn अपॉन Y इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर मैं बताऊं तो क्या आएगा, Y1 प्लस Y2 प्लस डॉट डॉट डॉट, क्लियर। तो यही होता है मिलमैन्स थ्योरम कि आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, उसको एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से, सिंगल प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से कन्वर्ट कर सकते हो, जहां पे V इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, V1 Y1 प्लस V2 Y2 प्लस V3 Y3 प्लस डॉट 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 Vn Yn के बराबर, और Y मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, तो जेड इक्विवेलेंट क्या होगा आपका 1/Y इक्विवेलेंट के बराबर, क्लियर, Y इक्विवेलेंट यानी Y1 प्लस Y2। इसीलिए आप कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल में इंपेडेंस वैल्यू की बजाय एडमिटेंस वैल्यू को प्रीफर करेंगे, एडमिटेंस वैल्यू लेंगे फिर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे एक तरह से मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ तो आपका क्या निकल के आ जा रहा है, जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/Y इक्विवेलेंट के बराबर या 1/सिग्मा Y K के बराबर, जहां पे K क्या है 1 से लेके n तक है, क्लियर, यानी 1 से लेके n का मतलब क्या होगा, n नंबर ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस, और आपका क्या हो जाएगा, V इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम सिंपली फार्मूला जनरेट करें तो सिग्मा V के Y के, सिग्मा V के Y के, क्लियर, वेयर K इक्वल टू 1 to n अपॉन सिग्मा Y के वेयर K इक्वल टू 1 to n, क्लियर, ये आपका फार्मूला निकल के आता है, क्लियर, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है और इसी से आपको क्या करना है, मिलमैन्स थ्योरम को एक्सप्लेन कर देना। तो अब हम मिलमैन्स थ्योरम को वर्ड में पिरोते हैं कि अगर हम इसको वर्ड में पिरोएंगे तो क्या मिलेगा, क्लियर, ठीक है। तो क्या आप लिखोगे, मिलमैन्स थ्योरम, मिलमैन्स थ्योरम स्टेट्स दैट, मिलमैन्स थ्योरम states that if there is n number of voltage sources with series impedances connected in parallel, it can be replaced by a single voltage source. It can be replaced by single voltage source with equivalent impedance, equivalent series impedance, क्लियर। ऑब्वियस ही बात, आप क्या लिखोगे, वेयर
सर्किट आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है। वेयर V इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी आपकी, सिग्मा V के Y के, जहां पे K क्या है 1 to N है, अपॉन सिग्मा Y के वेयर K इक्वल टू 1 to N आपका N नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स है। और Y इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, Y इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी यानी हो जाएगी सिग्मा Y के K इक्वल टू 1 to N एंड Z इक्विवेलेंट आप यहीं से निकाल लेंगे कि 1 अपॉन Y इक्विवेलेंट के बराबर। क्लियर। ये चीज आपको वर्ड्स में लिख देनी है। आप सर्किट को लिखोगे, आप पहले कभी भी आप अगर पूछता है मीलमैन्स थ्योरम एक्सप्लेन करिए तो आप पहले वर्ड में आप मीलमैन्स थ्योरम का लॉजिक लिख दीजिए, उसके बाद आप प्रूफ को दिखाइए। और कैसे इसका प्रूफ होता है ये मैंने ऊपर बता ही दिया है कि आपको सिंपली सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का लॉजिक लगाना है और क्वेश्चन को करते जाना है। हाँ, एक चीज मुझे बताना है यहाँ पे कि आप पोलैरिटी का ध्यान जरूर रखें। पोलैरिटी का ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि मान लो जैसे यहाँ पे मैंने सारा पोलैरिटी सेम लिया हुआ, सब जगह मैंने पॉजिटिव पोलैरिटी अपवर्ड ली है। देखो यहाँ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो सारी पोलैरिटी सेम है। क्लियर। अगर मैं पोलैरिटी किसी एक की भी जस्ट अपोजिट करूं तो वहां पे आपका दिक्कत आ जाता है। तो इसीलिए ये जो सिग्मा है ना ऊपर वाला VK इंटू YK, इसमें आप अलजेब्रिक सम निकालते हैं। ये जो चीज है ये आपका अलजेब्रिक सम होता है, यानी समेशन विद द पोलैरिटी। आपको ध्यान देना है कि VK की पोलैरिटी क्या है। क्लियर। जैसे मान लो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे मान लो यही दो सोर्सेस हैं, मान लो एक रेजिस्टेंस ले लिया मैंने, एक ये ले लिया और यहाँ पे इंडक्टर ले लिया। ठीक है, मान लो ये पोलैरिटी मैंने प्लस माइनस ले लिया, माइनस प्लस ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो ये V1 है, ये आपका R1 है, ये आपका XL1 है। क्लियर। तो इस कंडीशन में अगर ये V2 है तो आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा VK YK अगर आप निकालोगे, क्लियर, तो पोलैरिटी क्या हो रही है, वोल्टेज सोर्स के अपोजिट हो रही है। नहीं, अगर आप इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो V1 के लिए जो करंट का डायरेक्शन मिलेगा वो अपवर्ड मिलेगा, V1 बाई R1। लेकिन अगर V2 के लिए जो मिलेगा करंट का डायरेक्शन वो क्या मिलेगा, डाउनवर्ड मिलेगा, V2 बाई XL। तो यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि अब ये क्या हो गया, करंट दोनों करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, एंटी पैरेलल हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है जो नेट करंट आएगा वो क्या आएगा, V1 बाई R माइनस V2 अपॉन XL1 के बराबर आएगा। इस वजह से यहाँ पे सिग्मा VK YK अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, V1 इंटू 1 बाई R1 YK माइनस V2 इंटू 1 बाई XL1। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी जस्ट अपोजिट है। यानी अगर एक को आप पॉजिटिव पोलैरिटी ले रहे हो, पॉजिटिव साइन ले रहे हो, दूसरा आपका निगेटिव हो ही जाना। और ऐसे में क्वेश्चन गेट में भी एक आध बार क्वेश्चन आए हुए हैं, फ्रेम किए गए हैं ऐसे क्वेश्चन। क्लियर। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एक न्यूमेरिकल अप्रोच कर लेते हैं कि अगर मान लो मीलमैन्स थ्योरम पे कोई न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसको कैसे अप्रोच करोगे। ठीक है, फाइंड करंट फ्लो थ्रू लोड बाय अप्लाइंग मीलमैन थ्योरम। ये आपका क्वेश्चन है कि मीलमैन थ्योरम अप्लाई करके आप करंट फाइंड आउट करो। क्लियर। सर्किट क्या दिया हुआ है, सर्किट सिंपल ही लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका एक दूसरा सोर्स और ये आपका रेजिस्टेंस। सिंपल सर्किट जानबूझ के लिया है कि आपको बस लॉजिक समझना है कैसे इसको फाइंड आउट करना है। ये आपका लोड है, ये आपका लोड है ZL, जिसकी वैल्यू कितनी है 2 प्लस J2 ओम के बराबर। क्लियर। ये वोल्टेज सारे मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ 1 एंगल 0 वोल्ट, 1 एंगल पोलैरिटी इसकी ये दी हुई है 1 एंगल 0 वोल्ट एंड 1 एंगल 90 डिग्री। ये आपको ये वोल्टेज दिया हुआ है तीनों का, इसकी वैल्यू दी गई है J ओम, माइनस J ओम एंड 1 ओम। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबको मो वैल्यू में चेंज करना है। आपको क्या करना है, मीलमैन्स थ्योरम अप्लाई करना है। मीलमैन्स थ्योरम अप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, आपको इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी है और इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालना है कितना आ रहा है।
क्लियर। ये निकालने के बाद आपको क्या करना है, लोड को फिर से इसके साथ कनेक्ट कर देना है। ये आपका लोड हो गया, ये आपका हो गया 2 प्लस J2 और यही लोड करंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। क्लियर, ये IL आपको निकाल देना है। तो ये निकालने के लिए यहाँ पे मिलमेंस थ्योरम अप्लाई किया गया है, यानी V इक्विवेलेंट की वैल्यू और Z इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। तो सिंपल है, यहाँ पे सबसे पहला काम जो भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे Z1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे J ओम है, Z2 की वैल्यू कितनी है आपकी -J ओम है। क्लियर, और Z3 की वैल्यू है आपकी 1 ओम। क्लियर, सिमिलरली V1 इक्वल टू 1 एंगल 0 वोल्ट इक्वल टू V2 एंड V3 की वैल्यू कितनी है आपकी 1 एंगल 90 डिग्री वोल्ट। क्लियर, ठीक है, ये सारी चीजें दी गई हैं। सबसे पहला काम आप ये करोगे, सबको एडमिटेंस वैल्यू में चेंज करोगे। या y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/Z1, 1/Z1 मतलब 1/J यानी -J मो। सिमिलरली y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/Z2 यानी ये आ जाएगा आपका J मो। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, 1/-J यानी आपका आ जाएगा ये J मो। और y3 की वैल्यू 1/1 यानी कितना आ जाएगा ये 1 मो। ये सारी वैल्यूज आपको मिल गई हैं। अब क्या करना है, आपको केवल फॉर्मूले में पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि V इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा VK यानी V1Y1 प्लस V2Y2 प्लस V3Y3 अपॉन Y1 प्लस Y2 प्लस Y3। ये वैल्यू पुट करें, कितना आ जाएगा ये V1 यानी 1 एंगल 0, 1 इंटू Y1 की वैल्यू कितनी है आपकी -J प्लस 1 एंगल 0 यानी 1 इंटू J प्लस 1 एंगल 90 यानी क्या हो जाएगा 1 एंगल 90 का मतलब होता है प्लस J साइन। क्लियर, इंटू Y3 की वैल्यू 1 है अपॉन ये आपका Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 यानी J -J प्लस J प्लस 1। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा J आ जाएगा, एक से J कैंसिल आउट हो जाएगा, J अपॉन 1 के बराबर यानी वैल्यू कितनी आ गई 1 एंगल 90 डिग्री वोल्ट आ गया आपका V इक्विवेलेंट। क्लियर, Y इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 बराबर यानी 1 आ गया, यानी Z इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई आपकी Z इक्विवेलेंट आ गया आपका 1 अपॉन Y इक्विवेलेंट। यानी चूंकि यहाँ पे 1 आ रहा है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू 1 ओम आ गई। ये आपका 1 मो है और ये 1 ओम आ गया। क्लियर, यानी हमें सारी वैल्यूज मिल गई हैं। ये आपका 1 एंगल 90 डिग्री हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। आपको क्या करना है KVL अप्लाई कर देना है। तो IL की वैल्यू क्या आ जाएगी, KVL अप्लाई करोगे IL की वैल्यू आ जाएगी आपकी IL इक्वल टू V इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस IL प्लस JXL यानी प्लस 2 प्लस J2 है ये अपॉन KVL अप्लाई किया हमने सिंपली यहाँ पे। क्लियर, तो ये आ जाएगा आपका 1 एंगल 90 डिग्री अपॉन 1 प्लस 2 प्लस J2 के बराबर यानी 1 एंगल 90 डिग्री अपॉन 3 प्लस J2 एम्पियर। ये आपका करंट आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन में अगर मैंने मान लो किसी की भी पोलैरिटी, जैसे यहीं पे मान लो मैंने इसी की पोलैरिटी जस्ट अपोजिट अगर दे दी होती, तो यहाँ पे क्या होता आपका, अगर जस्ट अपोजिट पोलैरिटी मैंने दे दिया होता तो आपका यहाँ पे जो टर्म आता वो क्या आता। क्लियर, अगर जस्ट अपोजिट पोलैरिटी में दे दिया होता तो टर्म क्या आता V1Y1 माइनस V2Y2 प्लस V3Y3। इसीलिए मैंने कहा था कि पोलैरिटी का खास ध्यान रखना। ठीक है, अगर इसको जस्ट मैंने अपोजिट कर दिया होता, अगर इसी को जस्ट अपोजिट कर दिया होता तो क्या होता है यहाँ पे, आप अगर V इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं तो V इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती, ये हो जाती है आपकी V1Y1 माइनस V2Y2 प्लस V3Y3 अपॉन Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 यानी -J प्लस J प्लस 1 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। V1 की वैल्यू 1 इंटू -J माइनस V2 की वैल्यू 1 इंटू J प्लस J इंटू 1 अपॉन 1। क्लियर, वैल्यूज में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। क्लियर, ये वैल्यू क्या हो जाती है, ये आपका हो जाता -J अपॉन, वहां पे क्या आया था आपका प्लस J आया था, यहाँ पे क्या हो जाता -J हो जाता।
तो यही सब डिफरेंस आता है, इसीलिए आपको पोलैरिटी का लॉजिक क्लियर रहना चाहिए, कैसे हमें पोलैरिटी के लॉजिक को लेके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से भी उसको समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको मीलमैन्स थ्योरम क्लियर हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।